वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए उर्दू ज़बान की तारीख बुक से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एक बात सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जो बच्चे खयाबान उर्दू बुक को पढ़ रहे हैं सिर्फ वही बच्चे उर्दू ज़बान की तारीख बुक को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है दबिस्तान दहली के अहम शोरा। अब जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि शोरा किसे कहते हैं, शायर की जमा को। अब चैप्टर के नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम दहली के मशहूर शायरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मशहूर और सबसे बड़े शायर का नाम क्या है दहली के? सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू, क्योंकि ज़्यादातर शायर इनके ही शागिर्द थे, दहली के अंदर इनके ही स्टूडेंट्स थे, इनसे ही शायरी सीखी थी। तो नाम को अच्छे से रटोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करके ही हमें कोई चीज़ याद रहती है। तो नाम क्या है इनका? सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू। सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू। शुमाली हिंद के शायरों की पहली नस्ल में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि ज़्यादातर लोग ख़ान आरज़ू के शागिर्द थे। याद रखोगे कि शुमाली हिंद के ज़्यादातर शायर कौन थे? ज़्यादातर शायर ख़ान आरज़ू के शागिर्द थे। ख़ान आरज़ू की जो विलादत है वो 1668 में हुई थी, यानी कि पैदाइश, और इनका इंतकाल 1756 में हुआ था। ज़्यादातर कौन लोग थे या उनकी अदबी महफिलों में शरीक भी होते थे, ऐसे भी लोग थे। ख़ान आरज़ू और उनके शागिर्दों के अहद के दौर को कुछ तज़किरा निगारों ने इस दौर को क्या नाम दिया है? दौरे अहयाम गोया कहा है। याद रखोगे कि ख़ान आरज़ू और ख़ान आरज़ू के जितने भी शागिर्द थे और उनके बाद के जितने भी शायर थे, इस दौर को क्या नाम दिया है? उर्दू के तज़किरा निगारों ने, उर्दू शायरी के माहिरीन ने दौरे अहयाम गोया कहा है। दौरे अहयाम गोया का मतलब क्या है अभी पढ़कर बताती हूँ। एहम गोई से मुराद है कि शायर दो मायनी पहलू में अपनी शायरी के अंदर लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लफ्ज़ से ही उनकी शायरी के अंदर दो मायने पैदा होते हैं, जिससे शेर के दो मतलब निकलते हैं। मसलन कि देखिए यहाँ पर एक शेर दिया है, मोहब्बत में अली की देख नाजी, हुआ है दिल मेरा अब हैदराबाद। अब देखो आपको इसमें हैदराबाद लफ्ज़ में दो मीनिंग नज़र आएंगे। शेर के दूसरे मिसरे यानी कि दूसरी लाइन में हैदराबाद का मतलब तो वो जगह है जहाँ हैदर करार यानी कि हज़रत अलैहिस्सलाम रहते थे, और दूसरा मतलब है कि हिंदुस्तान का शहर हैदराबाद। अब समझ में आया कि अहयाम शायरी का मतलब क्या है? ऐसी शायरी जिसमें लफ्ज़ों के दो मतलब निकलते हों। इहाम गो शायरों के बारे में कहा जाता है कि वो एहयाम की सनदगिरी में ऐसे गुम हो गए कि, यानी कि एहयाम की दो लफ्ज़ों की दो मायने वाली शायरी करने में इतने ज़्यादा गुम हो गए कि उसके अंदर से शेरियत गायब हो गई। ख़ान आरज़ू के शागिर्दों में शरीफुद्दीन मज़मून, शाह मुबारक आबरू और ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां यकरनक काबिल ज़िक्र हैं। ख़ान आरज़ू और उनके शागिर्दों के अलावा तीन ऐसे शायर भी थे जिन्हें यकजा तौर पर उर्दू शायरी का उस्ताद कहा जाता है। याद रखोगे कि शुमाली हिंद के अंदर ख़ान आरज़ू और ख़ान आरज़ू के अलावा ऐसे भी तीन मशहूर शायर थे जिनको उर्दू शायरी का उस्ताद कहा जाता है, और जिनका ख़ान आरज़ू या उनके शागिर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इन शायरों के नाम तीनों के मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले शायर वो हैं जिनका ख़ान आरज़ू से कोई ताल्लुक़ नहीं था, नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ां फ़ाइज़ दहलवी। इनकी विलादत पैदाइश 1691 में हुई और इनका इंतकाल 1783 में हुआ। इनके यहाँ ईहाम बहुत कम था, यानी कि इनकी शायरी में ईहाम बहुत कम शामिल होता था। मोहम्मद शाकिर नाजी की यहाँ इह्याम का इस्तेमाल शायरी में बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि दो मायनी लफ्ज़ों का इस्तेमाल। इन्हें बाज़ लोग यानी कि कुछ लोग आबरू का शागिर्द बताते हैं। इसके अलावा तीसरे शायर हैं शाह ज़हूरुद्दीन हातिम। इनकी विलादत 1699 में हुई, विलादत कहते हैं पैदाइश को, और इनका इंतकाल 1783 में हुआ। हातिम पहले तो एहयाम गो शायर थे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन इन्होंने बाद में
एहाम गोही को तर्क कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया। इसके अलावा बड़ी तादाद में दूसरे और तीसरे दर्जे के और भी शायर थे शुमाली हिंदुस्तान के, जिन्हें एहाम गोही बहुत पसंद थी। एहाम गोही से उर्दू को फ़ायदा भी पहुंचा और नुकसान भी। फ़ायदा ये पहुंचा कि शायरों ने मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिहाज से उर्दू को मालामाल कर दिया, और नुकसान ये हुआ कि शायरों की तवज्जो मायने से ज़्यादा लफ्ज़ों पर हो गई थी कि कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब शुमाली हिंदुस्तान के सबसे पहले अब शायर हैं मिर्ज़ा रफ़ी सोदा। इनकी पैदाइश 1707 में हुई और इनका इंतकाल 1780 में हुआ। उर्दू के मुमताज़ शायरों में से एक हैं, कौन? मिर्ज़ा रफ़ी सोदा। ये मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द के हम असर थे, यानी कि साथी थे। ये दिल्ली में पैदा हुए। इनकी शोहरत, मकबूलियत और शायराना अज़मत की असल बुनियाद थी कसीदा निगारी, हिजो और गज़ल है। गज़ल में जहाँ तक ज़बान व बयान और कुदरत इजहार का ताल्लुक़ है, सोदा का अपना एक रंग और एक ख़ास मखसूस लबो लहज़ा है जो इन्हें दूसरे शायरों से अलहदा बनाता है। इनके यहाँ पर चंद अशार हैं, पढ़कर सुना देती हूँ। सोदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सोदा, सागिर को मेरे हाथ से लीजो कि चला मैं। तो गज़ल मैंने आपको सोदा की पढ़कर सुनाई है। अब सोदा की कसीदा निगारी देखते हैं ये कैसे करते थे। सोदा से पहले उर्दू कसीदा गोई की तकरीबन 150 साल पुरानी तारीख़ है, यानी कि सोदा के उर्दू में कसीदा निगारी करने से पहले 150 साल पहले से ही कसीदा निगारी चलती आ रही थी। लेकिन कहा जाता है कि सोदा उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने कसीदा निगारी को बाकायदी फ़न की शक्ल दी। बच्चों, कसीदा निगारी का मतलब है कि गज़लों के ज़रिए किसी मारूफ़, किसी मशहूर या अपने किसी ख़ानदान के इंसान की गज़ल के टाइप के अंदर तारीफ़ करनी, गज़ल नुमा लिखना उनकी तारीफ़ का, तो इसे कसीदा कहते हैं। आगे है, मौजू के एतबार से कसीदे का दामन बहुत वसू है, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तारीफ़ को लेकर कसीदे को लिखा जा सकता है। इसमें मदह यानी कि तारीफ़, हिजो यानी कि किसी का मज़हक उड़ाना के अलावा बहुत से मौज़ूआत पर शेर कहे जा सकते हैं, मसलन के मनाज़िर कुदरत पर, मजहबी ख़यालात पर, माशी बदहाली, सियासी इंतशार, मौसम की कैफियत वगैरह सभी के ऊपर कसीदा लिखा जा सकता है। यानी कि अपनी किसी भी बात को गज़ल के ज़रिए रिप्रेजेंट करना ही कसीदा होता है। उसके अंदर हिजो भी शामिल होती है, हंसी मजाक या किसी की बुराई, तारीफ़, हर कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर कसीदा लिखना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन आम तौर से उर्दू शायरी में कसीदे से मुराद वो नज़्म है जो किसी बादशाह, नवाब या दौलतमंद की मुदा यानी कि तारीफ़ में की गई हो और जिसका बाकायदा कुछ सिला मिलता हो, जिस गज़ल को लिखने पर इनाम मिलता हो। सोदा ने अपने फ़न की बुनियाद फ़ारसी यानी कि फ़ारसी में कसीदा निगारी लिखने से की थी। इनकी बास कसीदे फ़ारसी की मशहूर कसाइद की ज़मीनों में है। उर्दू के बेशतर तज़किरा निगारों और नक्कादों ने सोदा को कसीदा निगारी का इमाम कहा है। याद रखोगे कि उर्दू के अंदर कसीदा निगारी का इमाम किसे कहा गया है? सोदा को कहा गया है, मिर्ज़ा रफ़ी सोदा को। अब दिल्ली के अगले मशहूर शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। दर्द की पैदाइश 1721 में हुई और इनका इंतकाल 1785 में हुआ। ये भी दिल्ली में पैदा हुए क्योंकि दिल्ली के शायर हैं। दर्द का ताल्लुक़ एक सूफ़ी ख़ानदान से था। इनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलिब एक मशहूर सूफ़ी और आलिम थे। याद रखोगे कि इनका जो परिवार था वो सूफ़ी ख़ानदान से था और इनके दादा वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलिब एक मशहूर सूफ़ी और आलिम थे। दर्द ने घर पर अपने वालिद से तालीम हासिल की थी। दर्द इल्मी ज़िंदगी में सूफ़ी थे, लेकिन शायरी में इनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनके अशआर बिलअमूम आशिकाना थे, यानी कि आशिकाना शायरी करते थे। मिजाज इनका कैसा था? सूफ़ी थे कहने को, मगर शायरी आशिकाना करते थे। दर्द के मासिरीन यानी कि हम असर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, मीर तकी मीर ने शायरी की मुख्तलिफ इसनाफ़ यानी कि प्रकार, मसलन गज़ल, कसीदा, कदा, रुबाई, मसनवी,
वसोख्त, मरसिया, शहर अशूब वगैरह में तबाह आजमाई की, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द बुनियादी तौर पर गज़ल के ही शायर रहे। इन्होंने गज़लों के अलावा रुबाइयाँ भी लिखीं, लेकिन इन पर भी गज़ल का रंग हावी था। इनकी रुबाइयों में दर्द के दीवान का ज़्यादातर हिस्सा आशिकाना गज़लों से भरा हुआ है और इस रंग में वे ऐसा अंदाज़ रखते हैं जो उनके हम असर शायरों से मुमताज़ है, मशहूर है। इनके चंद अशार हैं जो पढ़कर सुनाती हूँ। इन बुतों ने ना की मसीहाई, हमने सौ तरह से मर देखा, हमारे पास है क्या जो करे फ़िदा तुझ पर, मगर ये ज़िंदगी मुस्तार रखते हैं। मीर तकी मीर, तो इनकी विलादत 1724 में हुई, इंतकाल इनका 1810 में हुआ। किनका? मीर तकी मीर का। उर्दू के एक बहुत अहम शायर हैं। ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे। इनका बचपन जो था आगरा में गुजरा था। होश संभालने के बाद दिल्ली आए थे। इस शहर में इनका दिल ऐसा लगा, यानी कि दिल्ली को इन्होंने अपना वतन बना लिया। दिल्ली में अपने मामू खां आरजू के साथ रहते थे। आरजू से इस्तेफादा किया। कुछ अरसे बाद ख़ानदानी के कब्ज़े की वजह से ख़ानदान आरजू से अलहदा हो गए। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ अमीरों के यहाँ मुलाजमत की। इसके बावजूद भी इनकी माली मुश्किलात कम ना हुई। अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1781 में इनके सफ़र का ख़र्चा भी ख़ुद उठाकर इन्हें अपने पास लखनऊ बुलवा लिया। इसके बाद बाकी ज़िंदगी इन्होंने लखनऊ में ही गुजारी और यहीं इनका इंतकाल हुआ। मीर का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन यानी कि बेइंतहा मशहूर शायरों में होता है। मीर की शायराना अज़मत का सबब यह है कि इनके ख़यालात में गहराई, जज्बात में खुलूस और इजहार में दिल को लुभा लेने वाली कैफियत है। ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की इक्कासी करते हैं। इनके मुखातिब अवाम और ख़ास दोनों होते हैं, यानी कि गज़लों में ये जिन लोगों को मुखातिब करते हैं वो लोग आम और ख़ास दोनों ही होते हैं। इनका कुछ एक शेर है, नाजुकी उनकी लब की क्या कहें, बहुत मशहूर शेर है। नाजुकी उनके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब उर्दू के बेइंतहा मशहूर शायर हैं गालिब। गालिब का तो नाम सभी बच्चे जानते हैं, जैसे कि मीर तकी मीर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम था। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनकी विलादत यानी कि पैदाइश 1797 में हुई और इंतकाल 1869 में हुआ। आगरा में पैदा हुए। 9 उम्री में यानी कि छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई और ये दिल्ली आ गए। पहले इन्होंने शायरी में जो नाम इस्तेमाल किया वो असद था। उनका तखल्लुस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं शायरी में। और बाद में शायरी में इन्होंने अपना नाम गालिब रख लिया। मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग खां आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। लखनऊ से फिर हैदराबाद आए और वहाँ से अलवर आकर राजा बख्तावर सिंह की मुलाजमत की, जहाँ किसी लड़ाई में 1801 के अंदर मारे गए। मिर्ज़ा को अपने आबाई पेशे सिपाहीगिरी पर बड़ा नाज था। बाप के मरने के बाद इनके चाचा नसरुल्ला बेग ने मिर्ज़ा की परवरिश की जिम्मेदारी ली। अभी मिर्ज़ा की 9 बरस की उम्र थी कि इनके चाचा का भी इंतकाल हो गया। बाद में इनको सरकारें अंग्रेज़ी से 700 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर हो गया, यानी कि पेंशन मिलने लगी, क्योंकि इनका कोई नहीं था, यतीम थे ये। 1857 के अज़हर के बाद ये तनख्वाह और सरकारी वजीफ़ा दोनों बंद हो गए थे। गालिब ने सरकारी वजीफ़े की बाजियाबी के लिए जितनी कोशिशें की, उसके लिए उन्होंने कलकत्ते का भी सफ़र किया कि उन्हें वजीफ़ा मिलने लगे। गालिब ने 1869 में 73 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी। गालिब को फ़ारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी। फ़ारसी में भी शायरी करते थे। इन्हें फ़ारसी नस्र व नज़्म दोनों के ऊपर ही उबूर यानी कि महारत हासिल थी। ये उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पर अपने फ़ख्र करते थे। हिंदुस्तान के फ़ारसी गो शोरा में वो एक बुलंद मुकाम रखते हैं, यानी कि हिंदुस्तान में फ़ारसी में शायरी करने के अंदर ये एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं।
غالب کے اردو کے کلام کو خود ان کی زندگی میں مقبولیت حاصل نہ ہوئی تھی، جو کہ ان کے مرنے کے بعد مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی اردو شاعری کو وہ شہرت حاصل نہیں تھی جو کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے دو اسباب تھے، ایک تو یہ کہ غالب مشکل گو شاعر تھے، دوسرا یہ کہ ان کی شاعری مضامین بھی اپنے عہد کے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں پیچیدہ ہوتی تھی۔ غالب نے شاعری میں اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لیے ایک منفرد یعنی کہ الگ انداز کا بیان کرنے کی ایجاد کی تھی۔ ان کے اس انداز بیان کی تقلید ان کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں کوئی نہ کر سکا تھا۔ غالب ایک خوش اخلاق اور شگفتہ مزاج انسان تھے۔ ان کا حلقہ حباب بھی وسیع تھا۔ اپنے عہد کے علماء اور عمائد کے ساتھ ان کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ بلا کے بزلہ سنج اور لطیفہ گو بھی تھے، یعنی کہ لطیفے بھی سنایا کرتے تھے، جس کا پتہ غالب پر حالی نے ایک کتاب لکھی ہے، یادگار غالب، اور خود غالب کے خطوط سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مزاحیہ انسان بھی تھے۔ ان کی شاعری پر مشکل پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے خطوں میں انہوں نے جو نثر لکھی ہے وہ انتہائی سادہ، شگفتہ اور سلیس ہے، جو کہ سب کو سمجھ آتی ہے۔ غالب ہی کے عہد میں اردو نثر پروان چڑھی تھی، یعنی کہ جب غالب کا عہد تھا شاعری کا تو اردو نثر تبھی پروان چڑھی تھی۔ انہوں نے اس قدر اچھے خط لکھے تھے۔ نثر کے میدان میں غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں؟ خط لکھنے کو ادبی لینگویج کے اندر، تو مکتوب نگاری کو انہوں نے ادب کی ایک صنف بنا دیا تھا، یعنی کہ اردو لٹریچر کا ایک پارٹ بنا دیا تھا، پرکار بنا دیا تھا۔ اس اچھے طریقے سے یہ خط لکھا کرتے تھے۔ شاعری کے میدان میں غالب کے عہد کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں قدیم دہلوی رنگ کی سادگی بیانی اور لکھنؤ کے طرز مرثیہ کاری کے امتزاج سے ایک نیا اسلوب شعر وجود میں آیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دہلی کے سادہ بیانی اور لکھنؤ کے مزاج دونوں کو ملا کر شاعری کر کے ایک نیا اسلوب، ایک نیا ڈھنگ نکالا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی۔ ان کی ولادت 1789 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1854 میں ہوا۔ یاد رکھو گے، پیدائش 1789 اور وفات 1854 میں ہوئی۔ یہ ظفر کے استاد تھے، اس لیے قلعہ معلیٰ سے ذوق کا تعلق اس وقت سے تھا جب ظفر ولی عہد سلطنت تھے۔ یاد رکھو گے کہ یہ کس کے استاد تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے تھے، اس لیے قلعہ معلیٰ سے ذوق کا تعلق اس وقت سے تھا جب ظفر ولی سلطنت پر تھے۔ اس طویل عرصے میں ذوق اور ظفر کے باہمی رابط نے استاد اور شاگرد کے مذاق زبان کی تشکیل میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ استادی اور شاگردی کی رفاقت میں یہ اپنی طرح کی ایک اچھوتی مثال ہے۔ ذوق کا یہ کارنامہ کم نہیں کہ انہوں نے عام بول چال کی زبان اور محاوروں کو صنعت کا درجہ دے دیا تھا۔ غزل کے میدان میں کار نمایاں انجام کام دیے تھے۔ یاد رکھو گے کہ غزل کے میدان میں انہوں نے غزل لکھنے کے اندر بہت بڑے بڑے کام کیے تھے۔ کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ ذوق کا ایک بڑا کارنامہ تھا ان کی قصیدہ نگاری، یعنی کہ قصیدہ لکھنا، قصیدہ گوئی۔ سودا کے بعد ذوق اردو کے دوسرے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ آگے ہے، ذوق کے قصیدے اپنی قوت فکر، بلند تخیل اور زبان و بیان کی خوبیوں کی وجہ سے ممتاز ہیں، مشہور ہیں۔ یاد رکھو گے کہ ذوق کے قصیدے کس وجہ سے مشہور ہیں؟ اپنی قوت فکر کی وجہ سے، بلند خیالی کی وجہ سے، زبان و بیان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ سادگی، سلاست اور روانی دہلی کی شاعری زبان کا وصف تھا، خاصیت تھی۔ یاد رکھو گے کہ سادگی، بیان کی سادگی، سلاست اور روانی دہلی کی شاعری زبان کا وصف تھا، خاصیت تھی۔ اس کا بھرپور مظاہرہ ذوق کی ابتدائی دور کے قصائدوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان قصیدوں میں تازہ خود نمائی اور مبالغہ کم ہے، زبان صاف اور سادہ ہے اور بیان میں شگفتی، جوش اور روانی ہے۔
بعد میں جیسے جیسے انہیں اس مشکل صنف پر عبور یعنی کہ مہارت حاصل ہوتی گئی وہ مشکل گوئی کی طرف مائل ہوتے گئے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ذوق سودا کے بعد اردو کے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ یاد رکھو گے کہ سودا کے بعد سب سے مشہور اردو کا جو قصیدہ نگار ہے وہ کون ہے؟ وہ ذوق ہے سودا کے بعد۔ دلی کے اگلے مشہور شاعر ہیں حکیم مومن خاں مومن۔ مومن خاں مومن کی ولادت 1800 میں اور انتقال 1852 میں ہوا۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کو شاہ عبدالعزیز سے عقیدت تھی۔ ان کا یہ نام شاہ صاحب ہی نے رکھا تھا۔ یاد رکھو گے کہ ان کا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ شاہ عبدالعزیز نے رکھا تھا۔ مومن نے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالقادر سے حاصل کی تھی۔ یہ عربی زبان، طب یعنی کہ میڈیکل اور نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاعری میں شاہ نصیر سے اصلاح کر لیتے تھے۔ شاعری میں صلاح مشورہ کس سے کرتے تھے؟ یہ شاہ نصیر سے۔ اصناف شعر میں یعنی کہ شاعری کے پرکاروں میں یہ غزل، قصیدہ، مثنوی، سوخت وغیرہ پر طبع آزمائی کوششیں کرتے تھے۔ ان کا اصل میدان غزلیں لکھنے کا تھا، غزل ہی لکھا کرتے تھے جس کی بنا پر انہیں شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں تاریخ گوئی میں بھی، تاریخ لکھنے میں بھی غزلوں کے ذریعے کمال حاصل تھا۔ مومن کے اردو کلام میں ایک دیوان اور 6 مثنویاں ہیں، یعنی کہ اردو کے اندر انہوں نے ایک دیوان اور 6 مثنویاں ہیں۔ معنی آفرے اور جدت بیان ان کا خاص کمال ہے۔ مومن کے اردو کلام میں یہ تو ہو گیا تھا، یہ فارسی ترکیبوں اور الفاظ کے استعمال سے سیدھی سادی بات کو بھی دلچسپ بنا دیتے تھے۔ یاد رکھو گے کہ یہ فارسی ترکیبوں اور ان کے فارسی کے الفاظوں کے استعمال سے سیدھی سادی بات کو بھی دلچسپ بنا دیتے تھے۔ ان کے کلام کا زیادہ تر حصہ کیا ہے؟ عاشقانہ ہے۔ تشبیہ اور استعارے کی ندرت اور بیان میں پیچیدگی مومن کے کلام کی سب سے خاص خاصیت ہے۔ داخلی کیفیت کا اظہار اور جذبات نگاری مومن کی عاشقانہ شاعری کے اندر صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری موضوعات کی سطح پر ذوق سے اور انداز بیان کی سطح پر غالب سے قریب ہے، ملتی جلتی ہے، اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ یاد رکھو گے کہ ان کی شاعری ٹاپک کے طور پر ذوق سے اور بیان کرنے کے انداز میں غالب سے ملتی جلتی ہے، اور یہی ان کی خاصیت، انفرادیت ہے۔ اس طرح غالب، ذوق اور مومن تینوں اپنی اپنی طرز کے منفرد یعنی کہ الگ الگ شاعر ہیں۔ اب اگلے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر۔ غالب کے ہم عصروں میں ظفر ایک اہم نام ہے۔ ظفر کی شاعری دہلی کی اس صاف ستھری زبان ہے جس کا تعلق لال قلعے سے تھا۔ دہلی میں لال قلعے کی حیثیت ایک تہذیبی ادارے کی تھی۔ یہاں آئے دن مشاعرے ہوتے تھے، شاعری کی مجلسیں ہوتی تھیں جن میں شہر کے نامور شعراء شرکت ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کی زبان کو صنعت کا درجہ حاصل تھا۔ سلاست، سادگی، روزمرہ اور محاوروں کے استعمال نے ظفر کو ایسی انفرادیت بخشی تھی جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا۔ قلعے کی ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے ظفر کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ظفر کے کلام میں پنجابی اور بھاشا کی بے شمار اور دوسری بھاشا کے بے شمار الفاظ ملتے ہیں۔ انہوں نے ان لفظوں کو اردو کے مزاج میں ڈھال لیا تھا۔ یہی زبان آگے چل کر نثر اور نظم دونوں میں تخلیقی اظہار کا مؤثر ذریعہ بنی۔ اب آخری پوائنٹ ہے کہ دبستانی دہلی کی اہم خصوصیات شاعروں کی۔ دہلی صوفہ کرام کا مرکز تھی، اس لیے دہلی کے شاعروں کے یہاں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ بالفاظے دیگر دہلی کے شعراء تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فلسفہ وحدت و وجود کی ان پر گہری چھاپ تھی۔ یاد رکھو گے کہ دہلی صوفہ کرام کا مرکز تھی اور اسی وجہ سے یہاں کے شاعروں پر تصوف کا رنگ پایا جاتا تھا، یعنی کہ روحانی مزاج تھا ان لوگوں کا۔ اس لیے دہلی کے دبستانی شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر تصوف کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔
ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ के अहम शायर हैं। मीर तकी मीर और गालिब की शायरी में भी तसव्वुफ़ के जलवे नज़र आते हैं। गालिब ने तो ख़ुद अपने ताल्लुक़ से कहा था कि ये मसला तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते हैं जो ना बादा ख्वार होता। यानी कि ये सभी रूहानियत में भी यकीन रखते थे, क्योंकि मज़हब की बिना पर, क्योंकि ये सूफ़ी संतों से प्रेरित शायर थे। इसके अलावा दिल्ली की शायरों की एक ख़ास ख़ासियत थी आशिकाना मज़ामीन लिखना, गज़लें लिखना, लेकिन पाकिज़गी का दामन हाथ से नहीं छूटता था। शोराए दिल्ली के यहाँ हुस्न व आशिकी के ख़ारजी मामलात नहीं, दाखिली वारदात का बयान है। शोखी उर्दू ज़बान की रंगीनी यहाँ पर कम है। ख़यालात सादा होते थे, उनके अंदाज़ भी सादा होते थे शायरों के। दबिस्तान दिल्ली की यानी कि दबिस्तान दिल्ली के शायरों की एक अहम खसूसियात तशबीहात और इस्तियारात का इस्तेमाल है, जैसा कि गालिब करते थे। सादा तौर पर दबिस्तानी दिल्ली के शोरा की गज़लें आम तौर पर मुख्तसर यानी कि शॉर्ट होती थीं। इनमें भर्ती के अशार कम होते थे। ये मुखलिस काफ़िया पैमाने के लिए शायर नहीं कहते थे। इसके अलावा दिल्ली के शायर आम तौर पर मुश्किल काफ़ियों और रदीफ़ के साथ शेर नहीं कहते थे। ये सादा और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल रखते थे। दिल्ली के शोरा के कलाम में फ़ारसी की तरकीबें कसरत से मिलती हैं, फ़ारसी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा ही कंप्लीट समझाया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।